दरवाज़ा खोला गया। अज़लान शाह दंग रह गया। रज़ा की बाहों का हिसार जो सुमन के गिर्द था एकदम रज़ा ने तोड़ा। सुमन के मुंह से हाथ वो दरवाज़ा खुलने से 1 सेकंड पहले हटा चुका था, क्योंकि उसे यही तो साबित करना था कि सुमन और वो जो कर रहे थे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा था, ना कि किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से। रज़ा की टाइमिंग तो बड़ी ज़बरदस्त निकली। जैसा सोचा था सब वैसा ही दिखाई दे रहा है। निदा ने दिल ही दिल में सराहा था उसे। खुदा गारत करे बेगैरत लड़की, मुंह काला ही करना था तो बाहर जाकर करती, घर पर तो नकब न लगाती। सास ने हाथ उठाना चाहा दुख के मारे। बरवक्त सुमन ने हाथ थामा और झटका देकर कहा, चुप, एक लफ्ज़ न कहना मेरे मुतालिक। और तुम मिस्टर अज़लान शाह। वो एक लम्हे में उसके गिरेबान को पहुंची और सबको हक्का बक्का कर गई। किसी को उम्मीद ना थी ये रिएक्शन होगा उस लड़की का। हाँ, वो सुमन थी जो सबकी सोचों के बरक्स होता था। उसका रिएक्शन लगभग वो झपटी थी उस पर चील की तरह। उसके गिरेबान को झटका दिया और चीख कर बोली, क्यों की थी शादी मुझसे जब मेरी हिफाजत नहीं कर सकते थे? हाँ बोलो, क्यों की मुझसे शादी? कैसे पुलिस वाले हो? तुम्हारे ही घर में तुम्हारी ही बीवी की इज्जत तक महफूज नहीं। बोलो, क्यों निकाह किया जब अपनी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम होते हो तुम लोग? जब अपनी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने में तुम नाकाम हो गए, कैसे मर्द हो? बोलो, जवाब दो। मर्द हो तुम? मर्द मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं तुम। जवाब दो, क्यों निकाह किया? क्यों ये रुसवाई मेरे नसीब में लिखी तुमने? जवाब दो बुज़दिल इंसान। वो तड़प कर बोल रही थी, आवाज़ भारी होती जा रही थी दुख और दर्द की कैफियत से, पर एक आंसू भी ना गिरा था उसकी आंख से। अज़लान शाह देखता रह गया उसे। वो सबको शॉक कर गई थी। मैंने कहा था हमें लेकर जाओ अपने साथ। नहीं, महफूज है यहाँ तुम्हारे बच्चे। और देख लो, मैं भी महफूज नहीं रही यहाँ। सुमन का लहजा और भारी हुआ। क्या बकवास कर रही हो लड़की? मेरे भाई की तुम मुजरिम हो। निदा जल्दी से आगे बोली थी। शट अप। वो उसका गिरेबान छोड़ निदा की तरफ बढ़ी और उसकी बात काट कर बोली, यू शट अप। एक लफ्ज़ मत बोलना मेरे मुतालिक। और तुम, अब के इशारा अज़लान शाह की तरफ था, गौर से सुनो। सामान बांधने जा रही हूँ मैं अभी। अब भी इसी लम्हे मुझे और मेरे बच्चों को लेकर इस घर से जा रहे हो तुम, समझे? सुमन हुक्मिया लहजे में अपना फैसला सुना गई। सब हैरान थे अज़लान शाह की चुप पर। वो सबको सही मायनों में झटके पर झटका दे रही थी। जो किसी ने ना सोचा था वो सुमन कर गई थी। अज़लान शाह देखता ही रह गया था उसके निडर अंदाज को। रज़ा सोचता रह गया कि अब बोले क्या, क्योंकि उस पर तो बात तक ना आई थी अब तक। रज़ा फिक्रमंद हुआ, क्योंकि सिचुएशन कुछ और थी और हालात कुछ और रूप इख्तियार करते नजर आ रहे थे। सबसे अजीब अज़लान शाह की खामोशी थी, जिससे कुछ भी नतीजा अखज़ करना नामुमकिन नजर आ रहा था। उसकी सास ने हिम्मत नहीं छोड़ी, दोबारा बोली, अब के उनका लहजा भी खतरनाक हद तक सख्त और संजीदा था। शर्म करो तुम। देखो कैसे शोहर को शॉक कर गई, जो उसकी बोलती ही बंद हो गई है सदमे से। घटिया लड़की, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तो मिलेगी तुम्हें, समझी? बोलो मेरे बेटे अज़लान, मुझे आपकी किसी बात से गर्ज नहीं। देखती हूँ कौन मुझे सज़ा देता है। जिस दिन अपनी नज़र में मुजरिम कहलाई ना, उस दिन किसी और के सज़ा देने से पहले खुद अपने आप को सज़ा दे दूंगी मैं, समझी आप? सुमन के लहजे में शेरनी वाली गुर्राहट थी। वो सबको नज़रअंदाज करके जाने लगी तो उसी लम्हे अज़लान शाह ने कहा, रुको। अज़लान शाह की सख्त आवाज़ पर सुमन के कदम थमे और वो हैरत से मुड़ी। उसी लम्हे उसकी नंद और सांस के चेहरे पर अजीब तंजिया तासुरात उभरे थे, क्योंकि अब जो वो चाह रही थी वो होने लगा था। अज़लान शाह ने अपना बेल्ट निकाला। वो सबके सामने सुमन को मारेगा। यह एहसास ही कितना सरूर बख्श था उन दो औरतों के लिए। सुमन की अकड़ तो तोड़नी ही थी उन्हें। अज़लान शाह की बीवी को किसी तरह तेज तरार और निडर देखना गवारा ही ना था उन्हें। सुमन की खुदसरी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। निदा और उसकी माँ को यकीन था कि आज के बाद वो कभी सर नहीं उठा सकेगी। ये मार ज़रूरी थी उसके लिए। ये उन दोनों के ख्यालात थे। ऐसे नहीं जा सकती तुम सुमन। अज़लान शाह, वो सख्त लहजे में बोला। रज़ा का भी चेहरा चमक उठा था, क्योंकि अब उस मगरूर लड़की का गरूर टूटने वाला था। तो फिर? वो उसी निडर अंदाज में उसे देखते हुए बोली। वो हाथ में बेल्ट घुमाता उसकी तरफ आया था। वो उस शख्स को देखती रह गई। उस लम्हे दिल की हालत अजीब हुई थी। सुमन के चेहरे के तासुरात उसे कंट्रोल में रखना बखूबी आता था। ऐसे तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। मुझे इतनी बातें सुनाकर पहले अपने मुजरिम को सजा दोगी, फिर लेकर जाऊंगा इस घर से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को। अज़लान शाह का मजबूत लहजा सबको शॉक कर गया, खुद सुमन को भी।
और वो भी जिंदगी में पहली दफा। ये उम्मीद तो सुमन को हरगिज ना थी कि वो बगैर उसकी कोई बात सुने उस पर यकीन करेगा। वो सबके सामने बुर्दबार होकर उस सिचुएशन को फेस जरूर कर रही थी, पर दिल ही दिल में डरी भी हुई थी अजलान के किसी भी सख्त रिएक्शन से, जो नॉर्मल था उन हालात में। पर वो फैसला कर चुकी थी कि उसे हकीकत से ज़रूर आगाह करेगी, पर अकेले में, सबके सामने नहीं। सुमन को गवारा ना था कि भीगी बिल्ली बनकर सबसे बेइज्जती करवा कर किसी को भी खुद पर हावी होने देती। इसलिए निडर होकर सबके सामने बोली ज़रूर, पर उसे किसी भी तरह ये यकीन ना था कि इन हालात में कोई भी मर्द अपनी बीवी पर यकीन कर सकता है। हाँ, यही सच था, उसे अजलान शाह से कोई उम्मीद नहीं थी अच्छे की, उसे बस खुद पर भरोसा था। इसलिए इस सिचुएशन में हवास खोने की बजाय अजली खुदसरी वाले अंदाज में ये सिचुएशन हैंडल करने का सोच चुकी थी वो। ये क्या कह रहे हो अजलान? इस मक्कार लड़की की हरकत अपनी आंखों से देखने के बावजूद बगैर किसी की सुने डायरेक्ट फैसला कैसे कर सकते हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? उसकी सास बोली थी शिद्दत से। वो हैरत की इंतहा पर थी कि ऐसा जन मुरीद उनका बेटा कैसे निकल गया। रज़ा को अपनी जान खतरे में लगी थी उस वक्त। दुम दबाकर भागने का सोचता वो दबे पांव निकलने के लिए आगे कदम बढ़ा ही रहा था, उनको अपनी बहस में उलझा देखकर कि अजलान शाह ने कॉलर से उसे थाम कर जमीन पर धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा। अजलान ने अपनी माँ की बात को इग्नोर किया था। उनको अपनी बहस में उलझा देख उसे यही बेहतर मौका लगा था, वरना अपना हशर उसे साफ दिखाई दे रहा था। पर उसने अमल किया, पर पकड़ा गया। ऐसे नहीं, पहले मेरी बीवी तुम्हें सजा देगी, फिर जेल में सड़ोगे तुम। अजलान शाह के सख्त तासुरात ने सबको हैरान कर दिया। सुमन को बेल्ट थमाया उसने और कहा, मारो इसे, ये मुजरिम है तुम्हारा। रज़ा ने उठने की पूरी कोशिश की दोबारा, पर पूरी कुव्वत से उसे लात मारकर अजलान शाह ने ज़मीन पर गिराया। सुमन, मारो इसे। वो दंग रह गई थी उस शख्स की बात पर जिसने बगैर तस्दीक के उसे बेगुनाही की नवीद दे दी थी और उसके मुजरिम को भी सज़ा देने का इख्तियार दिया था। वो पूरी कुव्वत से उस गलीज शख्स को मारने लगी। भाभी बचाएं मुझे, रज़ा ने चीख कर कहा। दोनों औरतें साकित खड़ी, एकदम में होश में आई थी। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे मेरे देवर को मार रहे हैं इस झूठी के कहने पर? निदा ने कहा तो अजलान शाह ने एक लफ्ज़ न बोला। वो भाई को सीने पर हाथ बांधे खड़ा देख हैरान रह गई, जो कई दफ़ा लात मारकर रज़ा को गिरा चुका था जब भी वो उठने की कोशिश करता। सुमन का बेल्ट वाला हाथ वो थाम गई। रुको, ऐसे नहीं मार सकती तुम इसे। क्यों? क्यों रुकूं? आप रुकी थी जब नेहा गिड़गिड़ा रही थी आपके सामने। वो तो प्रेग्नेंट थी ना। उसका पहला मिसकैरेज आपकी कुटाई की वजह से हुआ था ना। एक तो आपके शोहर ने उससे ज्यादती करने की कोशिश की, दूसरा मारकर उसी को चुप करवाने की कोशिश आपने कर डाली। सुमन ने नफरत से कहा। निदा दंग रह गई थी उसकी बात पर, और अजलान शाह का वाकई दिल चाहा उस लम्हे के काश जमीन फटती और वो समा जाता उसमें। ये कैसा इंकशाफ किया था उसने, और कितना कुछ जानना बाकी था। अजलान शाह जानता था कि सुमन बगैर तस्दीक के कुछ नहीं कहती। उसका ठोस लहजा उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। वो कुछ बेवक नहीं कहती थी, जानती थी किस वक्त क्या, कब और कैसे बोलना है। जब दरवाज़ा खुला तो सुमन के चेहरे के तासुरात उसके पकड़े जाने वाले नहीं थे। उसी लम्हे वो समझ गया था कि बात कुछ और है। कितना कुछ याद आया उसे, कितना गलत किया था उसने नेहा के वक्त, कैसे वो अनदेखा कर गया। वो तो पुलिस वाला था कि हाथ की मार और गिरने की चोट का फ़र्क करना उसे बखूबी आता था। फिर कैसे वो ये सब अनदेखा कर गया। नेहा का गिरने से मिसकैरेज होना, वो माँ बहन की बातों पर यकीन कर गया। हाँ, आज उसने खुद से इतराफ़ किया था कि उसकी लापरवाही ने नेहा को मार दिया। कहीं ना कहीं वो इस सब का खुद भी जिम्मेदार था, गुनहगार था वो भी उस मासूम लड़की का। वो निदा के हाथ से बेल्ट छुड़वा कर उसे मारने लगी। रज़ा की चीखें गूंज रही थीं उस घर में। भाई, ये झूठ बोल रही है, नेहा भाभी गिरी थी, आपको याद है ना? ये हम सबको आपकी नज़रों से गिराने के लिए कह रही है। निदा घबरा कर बोली। उस लम्हे शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने ठीक कहा था। वो लड़की इतना निडर होकर मजबूत लहजे में बोलती है कि सामने वाला गड़बड़ा कर रह जाए। सुमन सिर्फ अपनी कहती है, सफाई किसी को नहीं देती, और ना ही ये कि क्या समझा किसी ने उसके बारे में, उसके लिए कुछ मैटर नहीं रखता। इतना ठोस लहजा कि सुनने वाले को हकीकत मानने पर मजबूर कर दे। साजिश करने वाले को किस तरह मुंह के बल गिराना है, ये सुमन से बेहतर कोई नहीं जानता था। अजलान शाह अपनी बहन की मक्कारियाँ खूब समझ रहा था अब। मैम, खाना लग चुका है, सर बुला रहे हैं आपको। वो सोनू का पैम्पर चेंज करवा कर अभी बैठी थी। मुलाजमा ने नॉक किया और अंदर आकर बोली, सुमन से जो सीने से लगाए
सोनू को लेटे हुए थी। सोनू इसी तरह रिलैक्स होता था। वो अक्सर उसे खुद से लगाकर लेटी रहती थी। बच्चे कहाँ हैं? सुमन ने उठते हुए कहा। वो डाइनिंग पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मुलाजमा बोली। आती हूँ मैं। आज दूसरा दिन था उसे आए हुए। गवर्नमेंट की तरफ से मिले इस बंगले पर, जहां अजलान शाह शिफ्ट कर चुका था उन लोगों के साथ। कल से आज तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि कल उनको यहाँ ड्रॉप करके वो चला गया था। रात किस वक्त आया सुमन को नहीं पता, क्योंकि वो बच्चों के साथ उन्हीं के कमरे में सो रही थी। यहाँ आकर उसके अंदर दिल में सुकून उतरा था। दिल भी मुतमईन था। ये घर उस घर जितना खूबसूरत नहीं था, पर छोटा भी ना था। वो चाहती उसे भी खूबसूरत बना सकती थी, क्योंकि मुलाजमों की भीड़ थी यहाँ। एक कुक, 2 गाड़ियाँ और 2 ड्राइवर, 3 गार्ड्स, एक माली गार्डन के लिए, एक हेल्पर भी काम के लिए मौजूद था। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से मिले मुलाजमीन थे, जबकि अजलान शाह ने सिर्फ एक मेड रख कर दी, ताकि सुमन को सहूलत रहे और बोरियत भी ना हो। कल के बाद आज डाइनिंग पर ही दोनों रूबरू हुए थे। मेड ने सोनू को उठाया तो वो नीचे आ गई। नीनू और तानी की चहक बता रही थी कि वो किस कदर खुश हैं अजलान शाह के साथ। वो अजलान शाह के दाएं बाएं बैठी थी। दोनों को निवाले बनाकर खिला रहा था वो। कितना मुकम्मल मंजर था। सुमन खुश हुई थी ये देखकर। काश नेहा के होते ये सब होता तो वो कितना खुश होती। सुमन के अंदर एक हूक सी उठी। सुमन को जो कुछ देर पहले अजलान के लिए अच्छा महसूस हो रहा था, उसकी जगह अब दुख और तकलीफ ने ले ली। खामोशी से आकर वो बैठ गई। कैसी गुजरी कल की रात? अजलान शाह ने सरसरी लहजे में पूछा। हमेशा की तरह। सुमन चुप थी और अजलान शाह उसके इंतज़ार में। अच्छी गुजर गई। अजलान शाह को अफसोस हुआ। कभी वो किसी बात पर खुश ना होती। शायद नेहा की सूरत जो नासूर वो उसे दे चुका था, शायद सुमन और अजलान को एक ना होने दे और ना खुश होने देता था सुमन को। अजलान शाह को अफसोस हुआ। कभी वो किसी बात पर खुश नहीं होती थी। शायद नेहा की सूरत जो नासूर वो उसे दे चुका था, शायद सुमन और अजलान को वो एक होने ही ना देता और ना खुश रहने देता सुमन को भी। वो खामोशी से खाना खाने लगी, जब दोनों बच्चियों पर एक नज़र डालकर, जो मुतमईन नज़र आ रही थी बाप की तवज्जो से। वैसे कल नीनू और तानिया का एडमिशन हो जाएगा, तुम दोनों के स्कूल ले जाना, फॉर्मल इंटरव्यू होगा दोनों का। अजलान ने तानिया के मुंह में निवाला डालते हुए कहा। ठीक है, सुमन बोली। अगर तुम्हारे जहन में कोई और स्कूल का नाम है तो बता दो, वहाँ भी हो सकता है इनका एडमिशन। अजलान ने कुछ सोच कर कहा। नहीं, जो आपने सिलेक्ट किया वही बेहतर है, उसने सरसरी लहजे में कहा। ध्यान सारा खाने की तरफ था। शायद वो एक नज़र भी उस खूबरू शख्स को देखना गवारा ना कर रही थी। रेडी हो जाओ, बच्चों को लेकर शॉपिंग पर चलते हैं। अपने और इनके ज़रूरी सामान ले लेना, अजलान शाह ने कहा। फिर सोनू परेशान होगा, सुमन बोली। पापा हमें प्ले लैंड चलना है, तानिया बोली। एक दिन में दोनों बच्चियों के चेहरे की सुर्खी लौट आई थी। वो दोनों बच्चियां जो अक्सर मुरझाई रहती थीं, आज खिलखिला रही थीं। अभी भी एक आस से अपने बाप को देख रही थी, जिनको अजलान शाह ने प्यार करते हुए कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर लेकर जाएंगे। मेड को साथ ले चलो, वो पकड़ के रखेगी सोनू को। तुम शॉपिंग कर लेना, बच्चे प्ले एरिया में खेल लेंगे। अजलान अब सुमन से बोला। सही। दोनों पहली दफ़ा अच्छे मियाँ बीवी की तरह डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें ज़्यादा हाथ अजलान शाह का था। कल रात पार्टी में कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ ख़ास लोग थे उस अंडरवर्ल्ड के, जिनके नाम सुने तक ना थे। उनसे कल रात मिलवाया था सुल्तान ने उसे। सब उससे एहतरामन मिले, क्योंकि उसका टैटू उसकी अहमियत को वाजे कर रहा था कि सुल्तान की नज़र में उसकी अहमियत क्या है। सुनहरी स्लीवलेस गाउन में मलबूस वो हुस्न का शाहकार लग रही थी। वो उसकी कमर में हाथ डाले खुद से लगाए चल रहा था। सबकी नज़रों में सताइश थी उसके लिए। सुल्तान की नज़रों की हवस महानूर के कदम डगमगा रही थी, क्योंकि उसकी कुर्बत में सिवाय दर्द के कुछ ना था। वो मुकम्मल उसके रहमो करम पर थी। महानूर जानती थी वो दर्द देकर सुकून हासिल करता है। कल रात जब बेडरूम की बजाय उसे दूसरी तरफ ले जा रहा था, वो हैरान हुई। ये हम कहाँ जा रहे हैं? महानूर ने डरते डरते हुए पूछा, क्योंकि सुल्तान को सवाल पसंद ना थे। उसने किसी को हक नहीं दिया था कि उससे सवाल करे, इसलिए उसका डरना भी बनता था। रेड रूम, वो 2 लफ्ज़ों में बात का जवाब देकर बोला और बात खत्म कर गया। रेड रूम, वो ज़ेरे लब बोली, पर उसके मुख्तसर जवाब के बाद दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। वो हैरान ज़रूर हो रही थी कि रेड लफ्ज़ किसी अच्छे की तरफ तो निशानदही करता नहीं। रेड मतलब खतरा। उसकी फ़िक्र भी जायज़ थी।
इस रेड रूम में अजीब तरह की चीज़ें थीं जिनका महानूर को यहाँ होना कुछ समझ नहीं आया। हैंडकफ पर उसकी नज़र पड़ी, साथ में मुख्तलिफ चीज़ों का होना समझ से बाहर कि इनका क्या मकसद है यहाँ। यह ठंडा कमरा, बीचों बीच बेड का होना और रेड रोशनी, अजीब वहशतज़दा कमरा लगा था। महानूर को दिल चाहा भाग जाए वहाँ से, पर ऐसा मुमकिन कहाँ था। कैद से निकलना उसकी। वो नरमी से उसे बेड पर लिटाकर उस टेबल की तरफ बढ़ा, वहाँ से हैंडकफ उठाए जिन पर सॉफ्ट फोम लगा था। वो हैरत से देखने लगी। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसके दोनों कलाइयों को जकड़ गया। ये क्या है? वो तड़प कर बोली। वो उसके होंठों पर उंगली रख कर बोला, श्श, कुछ नहीं, मत बोलो, महसूस करो, एक नया मज़ा, हैव फन बेबी। उर्दू में बोलता, आखिर में आंख विंक करता अंग्रेजी में वो बोला उसे, और महानूर को उसके हुक्म पर खामोश होना ही पड़ा। सुल्तान का इंजॉयमेंट था, पर महानूर की ज़िंदगी का भयानक तरीन दिन था वो, क्योंकि रेड रूम में उसके साथ टेबल पर पड़ी चीज़ों को जिस तरह उस पर इस्तेमाल किया गया, उसमें सिवाय दर्द के कुछ ना था। एक और भयानक रात गुजर गई उस पर। वो अंदर ही अंदर रोती रही। सुल्तान सो चुका था, शायद अपने मज़े के बाद उसके हाथ खोलना भी भूल गया। महानूर जो दर्द से जूझ रही थी, कहना भी भूल गई कि अब तो उसे आज़ाद कर दे। वो रोते रोते सो गई थी। सारा वक्त बच्चों और सुमन के साथ गुजार कर उनको भरपूर शॉपिंग करवाने के बाद अजलान शाह ने नीनू और तानिया को देखा, जिनका हर अंदाज देखने के लायक था। अपनी पसंद का हर खिलौना लेती उनकी आंखों की जोत बढ़ने लगी। दोनों नेहा की कॉपी थी। सुमन चुपके चुपके तीनों की कई बार नज़र उतार चुकी थी। नीनू और तानिया की ज़ुबान की लड़खड़ाहट खत्म हो गई थी, जो उस घर में वाज़ेह नज़र आती। फिर बच्चों की ख्वाहिश पर पिज़्ज़ा हट पर डिनर किया उन लोगों ने और आइसक्रीम खाकर घर आ गए। मरियम, आप जाकर बच्चों को चेंज करवा के उनके रूम में सोएं। सुमन, तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर रूम में आओ। अजलान शाह के ऑर्डर पर वो उसे घूरने लगी। मरियम मेड के सामने जब्त कर गई, क्योंकि पूरा वक्त अजलान ने जो बच्चों को वक्त दिया था, इस वजह से उसकी बात बर्दाश्त की। मरियम, जाएं आप चेंज कराएं सोनू को, मैं इनको कॉफ़ी देकर आती हूँ। सुमन दांत पीस कर किचन की तरफ बढ़ गई और मरियम बच्चों को लेकर ऊपर। बच्चे इतने थके हुए थे कि एक लफ्ज़ ना बोले, क्योंकि नींद और थकन से बुरा हाल था। कुछ देर बाद वो उसके रूम में नॉक करके आई। अजलान शाह ने घूरा और कहा, अपने कमरे में कोई नॉक करके आता है भला आने से पहले? लगता है भूल गए हैं मेरी कही बातें। सुमन ने कहा, नहीं, मेरा हाफसा बहुत अच्छा है, याद है सब मुझे। उसने भी असली ढिठाई से कहा, तो फिर? सुमन ने आईब्रो उचकाए और कॉफ़ी का मग टेबल पर रखती जाने लगी जब वो उसे उसकी कलाई से थाम गया। उस दिन जवाब नहीं दे सका तुम्हारी दी ऑफ़र पर कि अपनी ज़रूरत के लिए एक और शादी कर लूं या गर्लफ्रेंड को बुला लूं। उस लम्हे चुप होकर वो दोबारा बोला, तो डियर वाइफ, पहले तुमसे तो पूरी कर लूं अपनी हर बात, फिर दो की गुंजाइश तो पड़ी है अभी, फिक्र ना करो, कर लूँगा। वो गुस्से से अपनी कलाई उससे छुड़वाने लगी। गुस्सा शदीद आ रहा था, चेहरा लाल हो रहा था शर्म के मारे, इसलिए दांत गाड़ गई उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए उसकी कलाई पर। मैं तो वैसे ही तुमको हल्के में ले रहा था, पर इतनी कमज़ोर नाजुक बदन में तो बेइंतहा ताकत रखती हो तुम कशिश के साथ साथ। अजलान शाह मुस्कुराया था, आंख विंक करते, उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते। वो झुंझला रही थी उसके इस अंदाजे गुफ्तगू पर। मुझे नेहा मत समझना अजलान शाह। और वो गुस्से से बोली, पर वो उसकी बात काट गया। वो तो मैं तुम्हें समझ भी नहीं रहा, वरना अब तक तुम उल्टियाँ करती बेहाल होती नज़र आ रही होती मुझे। अब के वो उसे खुद के करीब करता बोला। वो तड़प कर उसके सीने पर अपने हाथ से मुक्के बरसाने लगी, क्योंकि दूसरा हाथ वैसे ही उसके शिकंजे में था। उसके लफ्ज़ों के मायने उसे शर्मशार कर गए। इस किस्म की छिछोरी बातें करते शर्म नहीं आती तुम्हें, बेहुदा इंसान? वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी उसकी इस हरकत और बात दोनों पर। वो गुस्से से चीखी, पर सामने वाले पर कोई असर नहीं हुआ उसकी बात का। उल्टा वो तो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे खूबसूरत लफ्ज़ों की बारिश कर रही हो वो उस पर। छोड़ने के लिए नहीं थामा था जाने दुश्मन, जाने दिल और जाने मन। अजलान शाह अजली ढिठाई से बोला, छी छी, इन गंदे नामों से मुझे मत बुलाओ, दूर हटो बेहुदा गंदे घटिया इंसान। वो तिल मिला ही तो उठी थी उसके अंदाजे गुफ्तगू से, इसलिए इस बार शिद्दत से बोली, पता नहीं क्यों तुम्हारे खूबसूरत होंठों से गालियां भी किसी एहसास से कम नहीं लगती मुझे। अब इनको खिराजे तहसीन तो पेश करना पड़ेगा, मेरी रूह की तस्कीन। वो मखमूर लहजे में कहता, उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता, उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ गया।
वो उसको धक्का देती जल्दी से कमरा छोड़कर भागी। वो चाहता तो उसे रोक लेता, ज़बरदस्ती कर लेता, पर उसकी मोहब्बत ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। इन बेड़ियों ने उसे रोक दिया था, क्योंकि अपने इश्क की तौहीन उसे हरगिज़ गवारा न थी। वो अपने सीने को मसलता, दर्द कम करता बेड पर चित लेट गया था। वजदान अजलान शाह को सब एक्सप्लेन करता कुछ दिखा भी रहा था। सबसे आखिर में उसने पूछा था उससे। वो रेड कारपेट पर खड़ा सारी सिक्योरिटी देखते हुए अब बैक स्टेज देख रहा था। इस बार हीरोइंस के बैनर्स लगे थे जिन पर उसने एक गलत निगाह ना डाली थी। वजदान उसके पीछे चलता सब एक्सप्लेन भी कर रहा था। पब्लिक से कब और कितना डिस्टेंस रखना है, हीरो और खासकर हीरोइंस का, हर चीज़ वाजे अंदाज में प्रोफेशनली बता रहा था। यूं वजदान की थोड़ी बहुत उससे अच्छी बातचीत रहती, पर आज उसके सख्त तासुरात उसे प्रोफेशनल रहने पर मजबूर कर रहे थे। खासकर भिंचे हुए जबड़े उसके गुस्से को वाजे कर रहे थे। वजदान को उसका यूं गुस्सा जब्त करता अंदाज अजीब लगा था। वो भी समझने से कासिर था। सही है, अजलान शाह ने कहा। सीसीटीवी सब वर्किंग ऑर्डर में हो, साथ साथ पब्लिक की चेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अजलान शाह ने इंश्योर करने के लिए कहा, वरना वजदान ये सब उसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। जी सर, आई हैव डन अकॉर्डिंग टू यू। वजदान का अंदाज प्रोफेशनल था उसे जवाब देते। ठीक है। अजलान का रवैया वैसा ही सख्त था। उसका हर अंदाज वाजे कर रहा था कि उसे ज़बरदस्ती भेजा गया है यहाँ। वैसे सर एक बात कहूँ, उसने हिम्मत करके पूछा। हाँ कहो। ये हमारी हीरोइंस फहाशी की रेस में लगकर अपना मयार गिरा नहीं चुकी? अब तो अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। पहले तो सिर्फ कोठे की औरतों का ये नया प्रोफेशन था, अब कोठे की आड़ में शराफत की पहचान बना रही थी। वजदान के लहजे में इस प्रोफेशन को लेकर शदीद नफरत थी। शट अप, बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बकवास कर रहे हो। आइंदा इतनी गंदी बात जुबान से ना सुनूं मैं तुम्हारी। हद में रहो अपनी। वो गुस्से से जूनियर्स के सामने वजदान को बेइज्जत कर गया। अकेले में कहता तो शायद इतना बुरा ना लगता उसे। वो सिर्फ उसका जूनियर था, वरना बाकी के 30 पुलिस ऑफिसर्स का हेड था वो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ। उसे शदीद बुरा लगा था अजलान शाह का उसे यूं जलील करना। अजलान शाह गुस्से से जाने लगा। उसी लम्हे, उसी पल उसके कदम थमे थे वजदान की कही बात पर, जिसने नफरत से कहा, हाँ अब इनके शाह खानदान की औरतें जो शोबिस में आने लगी हैं, बुरा तो लगेगा। अगले पल पुलिस वालों की परवाह किए बगैर उसका जन्नाटेदार थप्पड़ उसके जबड़े को हिला गया था। वो वो औंधे मुंह नीचे गिरा था। दूसरे पल बगैर किसी पर नजर डाले अजलान शाह लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। वो बेड पर बेसुध लेटी थी। सुल्तान ने उसके बालों में उंगलियां चलाई और कहा, एंजल डार्लिंग, यूवरम। उसका अंग्रेजी लबो लहजा जहर लगा था महानूर को। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, जो नींद ने दर्द भुला दिया था। एक दफा फिर जाग उठा। आज तुम मेरे और करीब तरीन हो गई हो, क्योंकि आज तुम मेरे रेड रूम का हिस्सा बन चुकी हो। वो उसकी बात तड़प कर रुख मोड़ गई। इस कदर दर्द था उसके अंदर। उसका लहजा नर्म होने के बावजूद हत्तकामेज लगा था महानूर को। वो उससे दूर हुई बंधे हाथों के साथ। वो उसका बाजू पकड़कर सख्ती से बोला, आइंदा मुझसे दूर होने की गलती मत करना एंजल। पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। उसने अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए उसे कहा, माई क्वीन। ये कैसी आजमाइश थी, महानूर की समझ से सब बाहर था। जो दर्द उसे मिल रहा था, देने वाला जानता भी था कि वो उसके रगो जान में दर्द उतार रहा है, फिर भी पूछता कि मज़ा आया। वो चाह कर भी नहीं कह सकती थी कि कितनी तकलीफ से गुजर रही है वो, कितनी तकलीफ से गुजर रही है वो। कैसी बेबसी थी ये, जिसने महानूर को घेरा हुआ था। वो जानती थी अगर वो सुल्तान से कहेगी कि मज़ा नहीं आया तो पता नहीं वो उसे और कितना दर्द दे। इसलिए मजबूरन जब्त करते हुए बोली, यस आई एंजॉयड। जानता हूँ, मेरी कुर्बत ही ऐसी है एंजल। उसका लहजा गरूर से भरपूर था। सुल्तान मुस्कुरा रहा था उसके जवाब से।